नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हमला हुआ। घटना जिले के नागफनी थाने के हाजी नेब के मस्जिद इलाके में हुई। खबरों के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव शख्स सरताज की 2 दिन पहले मौत के बाद आज इलाके में मेडिकल टीम स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। इलाके के लोगों ने 108 मेडिकल एम्बुलेंस पर पथराव किया। इस हादसे में एम्बुलेंस कर्मियों के साथ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ घायल हो गए। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ हो। बिहार के मोतिहारी की बात करें या फिर औरंगाबाद की या फिर दिल्ली के अस्पताल या गुजरात के और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इंदौर की भी अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी कोरोना वॉरियर्स पर हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जीवन देने वाले डॉक्टर्स पर ये हमले किस वजह से हो रहे हैं? इन हमलों के पीछे कौन है? देश में ये कौन सी सोच पनप रही है? इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। देश इस समय बहुत बड़ी विपदा से गुजर रहा है। इससे पार पाने के लिए सबका साथ जरूरी है। अगर सब साथ नहीं आए तो हम कोरोना के खिलाफ जंग कैसे जीत पाएंगे? रिपोर्ट देखिए। देश कोरोना महामारी की चपेट में है। रोज कोरोना महामारी की वजह से लोग मर रहे हैं। रोज वायरस का विष इंसानी जिंदगी को खत्म कर रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। कुछ लोगों की गलती देश को भारी पड़ रही है। कोरोना कमांडो के हौसलों को कमजोर कर रही है, जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। उन पर फूल बरसाए जाने की जगह पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कुछ नासमझ और बेवकूफ लोग स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में देश को कोरोना वायरस के साथ साथ इन गैर जिम्मेदार लोगों से निपटने की भी बड़ी चुनौती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जी जान से लगे हुए हैं। कोविड-19 मरीजों की ट्रेसिंग कर उसका इलाज सही तरीके से कर सके। इसके बावजूद कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही है जो मानवता पर धब्बा लगाती है। ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां स्वास्थ्यकर्मी जिंदगी बचाने के लिए गए थे, लेकिन नवापुरा इलाके में लोग दुश्मन की तरह देवदूतों पर टूट पड़े। संदिग्ध कोरोना पेशेंट को लेने गई टीम पर हमला किया गया। अचानक से भीड़ जुटी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई मेडिकल कर्मी घायल हो गए। मुरादाबाद में महिलाएं छतों से ईंट पत्थर फेंकती देखी गई। एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार तो पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए। जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे। कुछ लोग हमारे डॉक्टर साथी वहाँ पे पकड़ लिए गए हैं। एकदम वो हल्ला हो गया, मारो 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 मारो। बस वो एम्बुलेंस, वो चारों एम्बुलेंस उतर के भाग गए अपने घर और एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस लेके भागा। तो एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट अप्रैल में थे, तो फार्मासिस्ट तो उस गाड़ी में भाग गया, मैं रह गया अकेला। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिहार का मोतिहारी या फिर औरंगाबाद हो या दिल्ली के अस्पताल, गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश का इंदौर, कोरोना वॉरियर्स पर हमलों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। जीवन देने वाले डॉक्टर्स पर ये हमले किस वजह से हो रहे हैं? इन हमलों के पीछे कौन है? देश में ये कैसी सोच पनप रही है? बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगाई है जो कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं। सलमान ने ऐसे लोगों को जोकर तक कहा है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। दरअसल मुरादाबाद में भीड़ अचानक तो जुटी नहीं होगी, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा। क्या इस भीड़ को भड़काया गया? क्या किसी डर की वजह से लोगों ने ये रवैया अख्तियार किया? इन सवालों का जवाब बहुत जरूरी है। बड़ा सवाल यही है कि हमले क्यों हो रहे हैं? क्या इन लोगों को बरगलाया जा रहा है? क्या इन्हें लगता है कि डॉक्टर्स उनके साथ कुछ गलत करेंगे? अगर डर नहीं है तो मेडिकल टीम का सहयोग क्यों नहीं करते? ज्यादा दिन नहीं हुए जब इंदौर से भी ऐसी ही खौफनाक घटना सामने आई थी। तब ये कहा गया था कि लोगों को डर था कि उन्हें ले जाकर कहीं बंद कर दिया जाएगा। आखिर ये बात उनके दिमाग में किसने डाली? कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 2 महिला डॉक्टर्स के साथ इसलिए बदसलूकी हुई क्योंकि एक शख्स को यह डर था कि वे कोरोना इन्फेक्शन फैला सकती हैं। जिस पर बचाने की जिम्मेदारी हो वो बीमारी कैसे दे सकता है? डॉक्टर्स पर पत्थरबाजी के लिए इन लोगों को कौन उकसा रहा है?
जांच एजेंसियों को इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि देश में जगह जगह ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। कुछ दिन पहले गुजरात के सूरत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति अपनी डॉक्टर किराएदार को धमका रहा था कि वह घर न आए, उसे डर था कि सबको कोरोना हो जाएगा। अब पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह की अफवाहों के शिकार हो जाएंगे तो अनपढ़ों की हालत समझी जा सकती है। कई इलाकों में अब मेडिकल टीम जाने से कतरा रही है, जाने से पहले सिक्योरिटी मांगी जा रही है। अस्पतालों के भीतर भी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ से बदसलूकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स की सेफ्टी बहुत जरूरी है। ऐसे में इन हमलों के पीछे कारणों को ढूंढना होगा। अब सवाल है कि देश में ऐसा माहौल कौन भड़का रहा है? स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के खिलाफ लोगों को कौन भड़का रहा है? अगर सब साथ नहीं आए तो हम कोरोना के खिलाफ जंग कैसे जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल यूपी के मुरादाबाद का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर कोरोना जांच करने के लिए गई मेडिकल टीम पर यह हमला हुआ है। घटना जिले के नागफनी थाने के हाजी नेब मस्जिद इलाके में हुई है। खबर ये भी है कि कोरोना पॉजिटिव शख्स सरताज की मौत हो गई थी और उसके बाद आज जब इलाके में मेडिकल टीम स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए गई थी तो उस दौरान उस मेडिकल टीम पर हमला किया गया, जिसमें मेडिकल टीम तो घायल हुई ही, साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी थे वो भी वहां पर घायल हो गए हैं। इलाके के लोगों ने 108 एम्बुलेंस पर जो पथराव किया वो वाकई निंदनीय था। इस हादसे में एम्बुलेंस कर्मियों के साथ ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी घायल हो गए हैं। दरअसल ऐसा कोई पहला मौका नहीं है कि जब कोरोना वॉरियर्स पर यह हमला किया गया हो। इससे पहले कई मामले सामने आ चुके हैं। आप बिहार की बात करें, बिहार के मोतिहारी में, और फिर उसके बाद औरंगाबाद में मामला सामने आया, दिल्ली के अस्पताल में मामला सामने आया जब 2 फीमेल डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की गई। उनको ये डर था कि कहीं ये डॉक्टर्स हमें कोरोना ना फैला दे। गुजरात का मामला सामने आया जहां पर एक डॉक्टर के साथ जो किराए पे रहती थी उसके साथ मकान मालिक ने बदसलूकी की और वो वीडियो किस तरह से वायरल हुआ ये भी सबके सामने है। मध्य प्रदेश के इंदौर का मामला सामने आया जहां पर मेडिकल टीम के ऊपर पथराव किया गया। तो इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मामले हैं क्या समाज पर एक धब्बे का काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे में इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हैं, पूर्व IPS है। बहुत स्वागत है आपका सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, हमारे साथ आप सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विबुध प्रताप सिंह हमारे साथ है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फोर्टिस एस्कॉर्ट के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य प्रकाश शुक्ला जी आपसे है, क्योंकि आप पूर्व IPS है, बेहतर तरीके से प्रशासनिक चीजों को आप जानती हैं, पुलिस किस तरह से काम करती है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले इंदौर में मामला सामने आया, अब मुरादाबाद में सामने आया, गुजरात में मामला सामने आया, दिल्ली में मामला सामने आया। आखिर किस तरह से देखते हैं आप इस मामले को, क्योंकि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है देश को बचाने की, उनके साथ इस तरह का व्यवहार? बिल्कुल मैडम, ये जैसे आपकी ये चिंता का विषय है और लोगों को भी उसी तरह मुझे भी जब चिंता हुई तो मैंने अपने जो मुस्लिम बिरादरी के जानने वाले दोस्त लोग हैं उनसे चर्चा की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने, जो विश्वसनीय लोग हैं, उन्होंने बताया कि लगभग आधे से कुछ ज्यादा जो कम पढ़े लिखे मुस्लिम भाई हैं वो उनमें कुछ जो धर्मांध किस्म के लोग होते हैं कि जो और किसी को मानते ही नहीं, विज्ञान तक को नहीं मानते, केवल अल्लाह को मानते हैं और ऐसी बातें फैला देते हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरह की चर्चा फैला दी कि ये जो कोरोना का डर दिखाया जा रहा है ये इसमें कोई असलियत नहीं है और ये हम लोगों का लिस्ट बना रहे हैं कि देश से बाहर कैसे निकाला जाए इनको। और दूसरा, वो जो इंजेक्शन और टीका की बात उठ रही तो कह रहे हैं कि वो ऐसी कोई दवा लगा दी जाएगी जिससे तुम्हें बच्चे ना हो। अब इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं और लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों का फायदा उठाकर और उनको इस तरह जाहिलियत की सोच सिखाते हैं। मैं तो मानता हूं कि सबसे पहले इन लोगों को चिन्हित करके सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से, LIU के माध्यम से पता लगाकर, प्रशासन पुलिस के माध्यम से पता लगाकर इन पर कड़ी कार्रवाई, NSA, गैंगस्टर और जो राष्ट्रीय ये जो महामारी का अधिनियम बना हुआ है और आपदा प्रबंधन का अधिनियम बना हुआ है, इसके अंतर्गत
और इंडियन पेनल कोड की धारा 269, 270, 271 जो इस बारे में बताती हैं कि जो कोई महामारी में ऐसा लापरवाही करे और शरारत करे उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, सोचिए कितना निंदनीय काम है कि 24 घंटे पुलिस अपना जान हथेली पे रख करके, डॉक्टर लोग और नर्स लोग अपना जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं, उनको ये लोग पत्थर मार रहे हैं नासमझी में, जाहिलियत में। तो इनको ये शंका हटाने की जरूरत है। और आप जैसे लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज स्पेशल क्लास टेलीविजन और अखबार में इनके लिए निकालिए कि ये कोरोना का संकट कितना ज्यादा है, और इनके दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये तुम्हारी आबादी कम करने के लिए या तुमको देश से निकालने के लिए इस तरह की बात जो ये उड़ाई गई है। इन अफवाहों का न केवल खंडन होना चाहिए बल्कि इनको प्रशिक्षित शिक्षित भी किया जाना चाहिए, और जो नहीं मानते उनको कठोर दंड भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। विविध जी, आपसे सवाल मेरा इस बात का है क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की टीम पर भी हमले की जो खबरें हैं वो निकल के सामने आ रही है। आप खुद इसका उदाहरण है कि किस तरह देश की सेवा करते करते आप खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए और कोरोना से जंग लड़कर एक बार फिर से वापस लौटे हैं। तो ऐसे में सवाल इस बात का है कि ये कितना निंदनीय है जो व्यक्ति, जो डॉक्टर, जो पुलिसकर्मी, जो एसेंशियल सर्विस में लगे हुए लोग हैं, वो लगातार देश की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मेरी समझ से जो उस कम्युनिटी के लोग हैं जहाँ पे ये हुआ है, उस कम्युनिटी के लीडर अक्रॉस द इंडिया, पूरे भारतवर्ष से, उनको आके इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, तभी ये भ्रम दूर होगा। बीमारी बहुत कोई उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ओवर डाटा इसमें यही है कि 85% माइल्ड मरीज रहेंगे। ये इंडिया में ही ऐसा पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि जहाँ पे बीमारी का एक स्टिग्मा बना हुआ है, बीमारी के अगेंस्ट, बीमारी के विरुद्ध जो लोग लड़ रहे हैं एकदम फ्रंट बीट सामने की ओर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी हो जो कि वहां पे जाके कर रहा है, उसके ऊपर ही लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टिग्मा को दूर करना। सेकंड, जैसा कहते हैं कम्युनिटी मेडिसिन में, कम्युनिटी लीडर्स जो हैं, जो भी संप्रदाय हो, उसमें कुछ ना कुछ अक्लमंद जरूर लोग होंगे, उनको आगे आना चाहिए, बताना चाहिए, हर वर्ग से निंदा करनी चाहिए कि ये बात जो है ये निंदनीय है। आप जो आपके एक सैनिक है जो इस बीमारी के अगेंस्ट में लड़ रहा है, उसको अगर आप कहेंगे तो आज मैं समझ सकता हूँ कि मुरादाबाद में जो अपने डॉक्टर कर्मी होंगे, जो हमारे भाई बंधु होंगे, किस प्रेशर में काम कर रहे होंगे, अपने घर नहीं जा पा रहे होंगे बीमारी के इलाज के लिए। किट, अभी सामान, सारी चीजें उनके पास उतने उपलब्ध नहीं होगी, तब भी वो लोग अपनी जान पे खेल के जाके आपकी मदद कर रहे हैं। और अगर ऐसे विजुअल दिखेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ उपाय है निंदा। और ये बात नीचे तक समझानी है, लोगों को समझानी है कि ये स्टिग्मा अपने दिमाग से निकालें। ये बीमारी है, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई मृत्यु का पर्याय नहीं है कि कोरोना जिसको हो गया उसका मृत्यु मतलब निश्चित है। 85% वर्ल्ड ओवर माइल्ड होंगे, 15% बाकी जो मरीज होंगे उसमें से भी अराउंड 4 to 5% की एक मृत्यु दर होती है। सो ये डर कहीं निकालना है, ये स्टिग्मा कहीं निकालना है। कम्युनिटी लीडर्स को आगे आना है कि इसका जवाब कोई पॉजिटिव न्यूज से नहीं, इसका जवाब सिर्फ निंदा से करें। आज बड़ा अच्छा हुआ कि मुरादाबाद की इस न्यूज के बाद कई नेशनल लेवल से लोग अपने अपने कमेंट दे रहे हैं और अच्छा कमेंट दे रहे हैं। ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, इंदौर और उसके पहले जहां पे भी हो वहां शुरू हो जाना चाहिए था। एक सरकार आपकी मदद करने को आ रही है और आप उसको उठा के अगर पत्थर मारने लगे तो फिर आपका सबसे पहला दायित्व आपको समझाना चाहिए, कहीं और ना हो। और अगर उसके ऊपर भी हो रहा है तो डेफिनेटली एनएसए एक्ट लाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा, डॉक्टर्स के ऊपर पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं हमको इस तरह का एक कानून भी लाना चाहिए कि इस तरह बेवजह डॉक्टर कभी परेशान में फंसे तो हमारे एक सेट प्रोटोकॉल हो जो कि उसके अगेंस्ट में जाए। ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं वो अक्सर सामने आ रहे हैं, एक बड़ी तादाद में महिलाएं छत पर पहुंच जाती हैं और वहां से पत्थरबाजी की जाती है, ईंटें और पत्थर फेंके जाते हैं, क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के हमले किए जा रहे हैं
क्योंकि 2 दिन पहले एक शख्स की मौत होती है, वो कोरोना पॉजिटिव होता है, और जब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक टीम, स्वास्थ्य विभाग की एक टीम जाती है तो उस पर पथराव करना शुरू कर दिया जाता है और छत से पथराव किया जाता है। तो ऐसे में क्या माना जाए, जो हालात और जो स्थितियां वहां पर दिखाई दी या जिस तरह की वीडियो निकल के सामने आई, क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? इसमें 2-3 लोगों की जरूरी भूमिका है। नंबर 1 तो जो विरोधी पार्टियां हैं, इनको सबको, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक ज्वाइंट ऑल पार्टी मीटिंग की, तो इनके भी सबके बयान आने चाहिए कि ये राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है। आपस के राजनीतिक मतभेद भुला करके आप लोग सारे लोग प्रशासनिक मशीनरी का सहयोग करिए। नंबर 2, धार्मिक लोग जो इनके हैं, मौलाना है और मौलवी हैं अलग अलग मस्जिद में, जब उनके द्वारा बात कही जाती है तो ज्यादा इनको मानने का विश्वास होता है उनको, और जब प्रशासन शासन के द्वारा कही जाती है तो उनको लगता है कि इस प्रकार की गलत फहमी, जो लोग कुछ इसका फायदा उठा रहे हैं कि ये लोग पिछड़े और कमजोर अशिक्षित बने रहें और इसी तरह की गलत फहमियों में उनकी बातें मानते रहें, तो ज्यादा बड़े जो मौलाना हैं उनसे और अपीलें कराने की जरूरत है। और जो प्रशासन के लोग हैं, स्वाभाविक है इस समय लॉकडाउन के कारण मीटिंगें नहीं संभव हैं, तो मीडिया के द्वारा और अखबार के, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अपीलें प्रसारित की जानी चाहिए कि ये भाई दुनिया को देख लो, जो इस्लामिक मुल्क है, ईरान है, पाकिस्तान है, अरब है, उसको देख लो कि वहां भी तो कोरोना से लोग मर रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं। तो जब इनको उस तरह समझाया जाएगा तो समझ में शायद आ जाए। और दूसरा, मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि अपने देश में क्रिमिनल रिफॉर्मेशन सिस्टम अभी बहुत कमजोर है। कई लोग इसमें ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री सीटर बदमाश होते हैं, और वो होते तो 0.1% ही हैं, लेकिन देखिए कैसे पूरे देश की वार्ता का विषय बदल देते हैं। अन्यथा आज आप कोरोना की लड़ाई की बात कर रही होती, आप ये ना चर्चा करती कि पुलिस डॉक्टरों पे हमले हो रहे हैं। देखिए, किया घटना एक हुई मुरादाबाद में, लेकिन पूरे प्रदेश में उसका ये असर पड़ा कि लोगों की चर्चा का विषय ये बन गया। तो जेलों में हमको क्रिमिनल रिफॉर्मेशन सिस्टम और पब्लिक में भी कुछ काउंसलिंग सेंटर्स जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और साइकियाट्रिस्ट के द्वारा ये भविष्य में चलवाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि ऐसे लोगों को जो समाज विरोधी सोच जिनकी हो गई है, किसी न किसी वजह से वो शासन, प्रशासन, सरकार, समाज विरोधी सोच हो गई है या फिर की गई है, इन्हें भड़काया गया है, इन्हें गुमराह किया गया है, ये एक यहाँ पर बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये बहुत दिन से बहुत से लोगों ने ऐसे थे जो बीजेपी को वोट नहीं दिया, जिन्होंने, उनको ये समझाया गया कि ये पार्टी तुम्हारी विरोधी है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका विश्वास भी हम लेके चलेंगे, कोई किसी के साथ हमारी योजनाओं में भेदभाव नहीं होगा, और न हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो लोगों ने दुष्प्रचार किया, उसका जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये दुष्प्रभाव पड़ा कि वो पुलिस और प्रशासन को भी अपना विरोधी मानने लगे। डॉक्टर दवाई कराने आवे तो कहते हैं वो तो जनसंख्या नियंत्रण का इंजेक्शन लगा देगा। अब ये सोचे, ये पुराने 100 साल पुरानी सोच, और उसको अभी भी कि नासमझी की बातें, कम पढ़े लिखे लोग, तो इनको जागरूक करना पड़ेगा। और यही तरीका है कि उनके जो कम्युनिटी लीडर हैं उनके मार्फत और प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम, जेल रिफॉर्मेशन के माध्यम से, काउंसलिंग सेंटर्स के माध्यम से इन पॉकेट्स को चिन्हित किया जाना चाहिए, जहां जहां ऐसे खिलाफत करने वाले जो कोरोना की बीमारी में भी उसकी खिलाफत न करके सरकार और पुलिस और डॉक्टरों की खिलाफत कर रहे हैं, तो इनको चिन्हित करके वहां पर स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, चाहे ऑनलाइन, चाहे कंप्यूटर से, चाहे टेलीविजन से, अखबारों से करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर विभूत जी, सवाल ये भी है क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा जब पोलियो की वैक्सीन तैयार हुई थी तो उसका भी विरोध हुआ था, और उस वक्त भी जो कारण बताया गया था वो अशिक्षा ही बताया गया था। जिस बात का जिक्र अभी सूर्य प्रकाश जी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अशिक्षित होना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और यही वजह है कि लोग कोरोना के भय को, कोरोना का जो खौफ है उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो खतरा है वो कितना बड़ा है। लोग इससे लगातार संक्रमित हो रहे हैं, पूरा विश्व इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अशिक्षा एक बहुत बड़ी वजह है
जो इसका विरोध किया जा रहा है, और विरोध इस हद तक किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम पर पत्थरबाजी हो रही है? नेहा, बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है। कल यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट ने खुद स्टेटमेंट कही है कि कोरोना से बड़ा इस बार मिस इन्फॉर्मेशन का एपिडेमिक आएगा। और ये मिस इन्फॉर्मेशन अगर हम पोलियो के कंपैरिजन में आज करें तो आज सोशल मीडिया का जो घुसना है वो हर घर में, हर आदमी के पास मोबाइल है और बहुत ही तेजी से एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। बहुत ही ज्यादा फेक न्यूज का चलन है। मैं आपको बताऊं, कई ग्रुप हैं मेरे जिसमें कि 150 डॉक्टर होंगे पूरे इंडिया के, बड़े शिक्षित। उस ग्रुप में जब फेक न्यूज आना शुरू हो गई तब मुझे समझ में आया कि इसका इलाज आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो ये एक प्रोपेगेंडा की तरह डेवलप किया जाता है। जैसा शुक्ला जी बता रहे हैं, बिल्कुल 0.1% कोई ना कोई एलिमेंट बैठा होता है जिसकी दिमाग में ये फितूर चल रहा होता है कि माहौल तो बड़ा सही चल रहा है, इसको ऐसे करके करे। आज पूरा के पूरी मशीनरी एक बेमतलब के काम में इन्वॉल्व है जहां पे होना ही नहीं चाहिए था उसको, वो कि आज सिर्फ इस चीज को सॉर्ट आउट करने में लगी हुई है। तो हमको ये समझना चाहिए जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का एपिडेमिक है, ये आगे आने वाले हर समय में हमको दिक्कत करेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार मीडिया है जैसे आप लोगों का, चाहे प्रिंट मीडिया, उसको ये बात स्ट्रेस करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में बीमारी को लेके इतना भय नहीं है जितना हिंदुस्तान में है। यहाँ पे इसको एक स्टिग्मा बना रखा है, ये सोच दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अक्रॉस ये एक लड़ाई है, इसमें कोई कम्युनिटी किसी उसको अपना एक कम्युनिटी वाला अप्रोच या किसी पार्टी को अपना एक पार्टी वाला अप्रोच नहीं रखना है। यहाँ पे हमारा सबका एक दुश्मन है। आज की डेट में आपसी मतभेद भूल के 5-6 महीने अगर हम लोग एक दिशा में काम करें तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। अगर ये जो पूरा झगड़ा हो रहा है उस इलाके के जो उनके समझदार, जो उनके एक होशियार लोग बैठे होते, वो शुरुआत से ही कंडेम करना शुरू कर देते तो ये चीजें यहाँ पे होती नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, इस पे कैसे कंट्रोल रखना है ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और कल ही यूनाइटेड नेशन का इस पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। जब वर्ल्ड के लिए वो ऐसा स्टेटमेंट होगा, आप सोच लीजिए जहां पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अशिक्षित है वहां पे उसका कितना इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। एक सवाल सूर्य प्रकाश जी आपसे है, क्योंकि इंदौर में जब इस तरह का मामला सामने आया तब ये कहा गया था कि लोगों में इस बात का डर है कि उन्हें यहाँ से अगर उठाकर लेकर जाया जाएगा तो क्वारंटीन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा, वहां उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उन पर अत्याचार किया जाएगा। तो एक ये डर था। लेकिन अब जिस तरह से जो पेशेंट्स है वो ठीक हो रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर अलग है और जब उनका इलाज किया जाता है तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है, वो अलग से बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे में जो क्वारंटीन का जिसका वक्त खत्म हो रहा है उसे वापस घर भी भेज दिया जा रहा है। आइसोलेशन से जो लोग ठीक हो गए हैं उन्हें वापस उनके घर भेज दिया जा रहा है। क्या नहीं लगता कि अब तो कम से कम ये जो मानसिकता है वो हटने वाली अब चीज होनी चाहिए? अब तो कहीं ना कहीं से पार पाने की कोशिश करनी चाहिए। अब तो लोगों को समझना चाहिए कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। जो लोगों के दिमाग में भय था, जो एक डर था, वो जो एक जो डर बना हुआ था वो अब हटने की जरूरत है। ये इसमें दो बातें हम लोगों को समझना पड़ेगा। नंबर एक बात तो ये एक दिन की बीमारी नहीं है। आप जब बहुत सारे ऐसे मदरसे देश में चल रहे थे जिनमें विज्ञान, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब चीजें, साइंस वगैरह पढ़ाई ही नहीं जाती, केवल दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। तो केवल धार्मिक शिक्षा को पढ़ने वाला व्यक्ति अगर ये मान ले कि सब कुछ केवल धर्म से, रिलीजन से ही तय होता है और विज्ञान, टेक्नोलॉजी सब फालतू की बातें हैं, तो जब इतने दिन तक, इतने सालों तक, इतने बच्चों को मदरसों में ये बात दिमाग में बैठाई गई है, तो वो आश्चर्य क्या कि अभी कि इतना कम लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, आंख खोलने वाली घटना है कि अब हमको अपने सारे स्कूलों, सारे मदरसों में कम से कम बेसिक जानकारी बायोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंग्लिश की बच्चों को देना पड़ेगा ताकि आगे चल करके वो केवल कट्टरपंथी और आंख मूंद कर धर्म का पालन करने वाले नागरिक न बने। और दूसरा एक और पहलू है जिसको आपको और सारे दर्शकों को ध्यान देना चाहिए कि ये इधर हाल में जो विवाद हुआ शाहीन बाग का और उसके पहले जो ये प्रदर्शन हुए पूरे देश में, उसके पहले ये जो हलाला का और 3 तलाक का प्रकरण आया,
उसके पहले ये जो 300 धारा 370 खत्म की गई, तो जो कट्टरपंथी लोग थे उनको एकाएक बहुत झटके पे झटका लगता गया और उन्होंने ये मतलब तेजी के साथ देश के आधुनिकीकरण का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया कि देश को हम आधुनिक बनाएं और देश को मजबूत बनाएं। और इसमें क्या हुआ कि धर्म की मान्यता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मान्यता, तो लोगों को, ऐसे कट्टरपंथी लोगों को लगने लगा कि हमारी धार्मिक नियमावली जो है सरिया, उस पर खतरा है। तो वो आंख मूंद कर हर कदम में सरकार का विरोध करना ही अपना फर्ज समझने लगे। बिल्कुल, यहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ पर सरकार का विरोध नहीं बल्कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी कदम उठाते हैं, आप सरकार का नहीं बल्कि देश का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त इंसानियत का बिल्कुल इस वक्त आपको सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है और देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर DR राय जी जुड़ गए हैं, महासचिव है IMA के। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से मुरादाबाद में मामला सामने आया है कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गई टीम पर पत्थरबाजी हुई है, हमला हुआ है, जिसके अंदर कई स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। किस तरह से इस घटना को देखते हैं, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले इंदौर में भी ये मामला सामने आया था। जी बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं ये कहूंगा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट लाइन के ऊपर देश की सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना के लिए लगे हुए हैं, अपने घर बार को छोड़ के जनता को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अगर उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, इससे कोई अशोभनीय कार्य हो नहीं सकता। और रहा सवाल मुरादाबाद के, मैं मुरादाबाद के इंसिडेंट से बिल्कुल अच्छी तरह से कनेक्टेड हूँ। उस परिवार के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हो गई, 2 उसके व्यक्ति वहां पर ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हैं, और जब डॉक्टर की एक टीम वहां पर जाती है उसका इलाज करने के लिए, और उनकी मूर्खता कहूँ, अज्ञानता कहूँ, क्या शब्द बोलूं, मुझे खुद को शर्म आती कहते हुए कि उनमें ये नहीं कि जो लोग हमारी जान बचाने आए हैं और उनको आप पत्थरों से मार रहे हो। आप अगर अपने, और अगर आप लोग ये कहते हैं कि साहब डॉक्टर को ले जाएंगे, हमारे को तो वहां पे जहर दे देंगे। अरे किस डॉक्टर ने किसी को जहर दिया? डॉक्टर का प्रोफेशन सिर्फ जीवन देना है, जीवन लेना नहीं है। आप लेकिन अगर अपने घर में बैठे रहोगे और अभी कभी भी आप उसके इलाज की तरफ नहीं सोचोगे कि मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, तो भाई ये बीमारी भगवान भी नहीं बचा रहा है, ये मैं बता देता हूँ आपको जी। बड़ी बड़ी ताकतें, देश जो इतने विकसित देश हैं, अमेरिका को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को ले लीजिए, हमारे देश से उनकी तरक्की बहुत ज्यादा है, बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज उनकी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन देख लीजिए वो सब घुटनों पे आ गए हैं। बिल्कुल हमको शुक्रगुजार होना चाहिए अपने देश की, हमारी सरकार का, कि टाइम के ऊपर ये चीजें हमने कर दी, तो आज की तारीख में हमारे मरीजों की संख्या सिर्फ 12,000 तक पहुंच गया है और मरने वालों की संख्या सिर्फ 400। मैं इसके अंदर तारीफ नहीं करना चाहता कि 400 भी मरे हैं तो हमारे लिए बड़े दुख की बात है, हम उनको क्यों नहीं बचा पाए। लेकिन अगर आप इलाज नहीं करवाना चाहोगे, आप छुप के मस्जिद में बैठ जाओगे ये सोचते कि अल्लाह ताला हमको बचा लेगा। मैं अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ कि आपको बचाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इलाज है, वो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप क्वारंटीन में रखना। अब दूसरा सवाल आ जाता है, बड़े सुख के साथ जो डॉक्टर अपने परिवार को छोड़ के मरीजों की सेवा में लगा हुआ है, आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो। चाहे वो केस मालेगांव का हो, चाहे वो केस इंदौर का हो, चाहे वो केस मुंबई का हो, चाहे वो केस दिल्ली के अंदर भी हुआ, एक लेडी डॉक्टर को सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मारा, कानपुर के अंदर मरीज के सामने आप कपड़े उतार के नाचने लग गए हो। ये आपकी मानसिकता, ज्ञानता, मूर्खता दिखाती है, बहसीपन दिखाता है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, ये आपका बहसीपन है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर के सामने इलाज नहीं कराऊंगा, तो डॉक्टर तो आपको सलाह देगा। और रहा सवाल, आज डॉक्टर के ऊपर इस प्रकार से असॉल्ट हो रहे हैं, हमने सरकार से भी एक बार नहीं कितनी बार बोला है कि जो व्यक्ति डॉक्टर को या इस वक्त कोरोना वायरस वॉरियर के ऊपर अटैक करता है, पुलिस के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, मेरी उन सरकार से ये रिक्वेस्ट है और हमने ऑलरेडी IMA के लेवल पे कहा है कि आप उनको उसी वक्त अरेस्ट कीजिए, विदिन 24 आवर। उनका कोई FIR की जरूरत नहीं है, 24 आवर के अंदर उनको जाना आप
प्रोसिक्यूट कीजिए, जेल में डाल दीजिए जी। और जुर्माना लीजिए। चलिए राय साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विविध और सूर्य प्रकाश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। बात दरअसल कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स की, जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं। बात इंदौर की करें या फिर ताजा मामला जहां मुरादाबाद में सामने आया है, वहां पर भी कोरोना वॉरियर्स पर हमले हुए हैं। जाहिर तौर पे ये किसी धब्बे से कम नहीं है कि देश में जो लोग अपने जान हथेली पे रखकर देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, उन पर इस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, उन्हें अधमरा कर दिया जाता है। ये वाकई किसी धब्बे से कम नहीं है। लेकिन इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है। एक सवाल और मेरा आपसे है डी आर राय जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि दरअसल वजह इसके पीछे आप क्या मानते हैं? आप समझते हैं कहां पर मामला सामने आया, आप बेहतर तरीके से आपने बताने की कोशिश भी की, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्हें गुमराह किया जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं इसके पीछे। क्या एक योजनाबद्ध तरीके से इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जाता है, और क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? देखिए, जो कुछ मैं आज टीवी के माध्यम से या और दूसरे माध्यम से मैं देख रहा हूँ, तो ये एक वर्ग की मानसिकता इस प्रकार की बन गई है कि जो आदमी किसी अच्छे काम को करने का आया, तो हमने उसको काम को नहीं होने देना है। सबसे बड़ी मानसिकता यहाँ पर इनकी आ गई है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर को एक सॉफ्ट टारगेट समझा हुआ है, मर गया जिस वक्त उसके साथ मैन हैंडल कर लो, उसके साथ बदतमीजी कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून के ऊपर हम लोगों ने पिछले 15 साल से हमारी केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकारों से हमने असॉल्ट ऑन डॉक्टर्स के ऊपर एक यूनिफॉर्म लॉ की डिमांड कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इस वक्त ये लॉ बना हुआ है कि कोई भी आदमी अगर डॉक्टर के साथ बदतमीजी मारपीट करेगा या नर्सिंग होम को जाके छोड़ेगा तो उसको जेल में डाल दो। ये 10, 12, 17 स्टेट में हो गया। लेकिन सरकार को हमने कहा था, अभी विंटर सेशन के अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस भी किया गया, पर एट द 11th आवर उसको स्टे कर दिया गया। अगर ये बिल सख्ती से किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक बार सोचेगा इंसान मुझे करना क्या है। दूसरी चीज, कुछ लोग इस प्रकार के हैं समाज के अंदर जो इस प्रकार की बढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनको भी दोष देता हूं जो लोग वहां पे खड़े हुए देखते रहते हैं। ये 4 आदमी आके डॉक्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अब तक वो 40 लोग वहां खड़े हुए न्यूड स्पेक्टेटर नहीं रहेंगे, वो चुपचाप नहीं देखते हुए उनके साथ भिड़ जाएंगे। जब 4 आदमी आए लड़ने के लिए तो उनको उसी वक्त अक्ल आ जाएगी। सरकार तो बाद में कानून लेगी। और दूसरी बात, मैं बार बार सरकार से अभी भी कह रहा हूँ, इस केस को आपको अगर संभालना है, डॉक्टर को जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, डॉक्टर भी कभी अपनी हिम्मत हार के, दिल हार के अगर पीछे हट गए तो मुश्किल होगी। हम हटने वाले नहीं है। वी हैव टेकन ओथ, हमने एक शपथ लिए कि हम समाज की सेवा करते रहे, लेकिन हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए। बिल्कुल प्रोटेक्शन चाहिए, और आप प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। इसी के साथ जो मेडिकल की टीम जांच के लिए जा रही है वो भी प्रोटेक्शन की मांग कर रही है। डॉक्टर विविध, सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो मेडिकल की टीम जाने से कतरा रही है, साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर हम इन क्षेत्रों में जाएंगे या फिर जहां पर भी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उन्हें जाना पड़ रहा है, वहां पर उनके साथ या तो अभद्रता की जाती है या फिर उनको सही से जवाब नहीं दिया जाता। यहां तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन जब पत्थरबाजी हो जाए, जब उनके ऊपर हमले हो जाए, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम जाएंगे तो हमें आप सिक्योरिटी दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, तभी हम जाएंगे। देखिए नेहा, ऐसा है कि घटना निंदनीय है, बट अगर इस तरह का मामला सामने लगातार आएगा तो फिर डॉक्टर एक पुलिसकर्मी नहीं है, डॉक्टर एक सुरक्षा कर्मी नहीं है। बिना प्रोटेक्शन, बिना किसी गवर्नमेंट की सुरक्षा के आश्वासन के बिना जा पाना मुश्किल होगा। खास करके ऐसी जगह है जहां विजुअल देख रहे हैं, एक कम्युनिटी स्पेसिफिक के लोग एक ही जगह कंसेंट्रेटेड हैं, वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि फिर हम अपना हेल्थ केयर वर्कर जो इस वक्त शॉर्टेज में है, आप ये भी बात समझें कि जो लोग घायल हुए हैं तो इसकी वजह से मुरादाबाद की जो हेल्थ केयर होगी वो प्रभावित होगी। अगर उन पे कुछ होता है तो फिर और हम रेमिफिकेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते। नेहा, दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आज न्यूज में था 6.5 लाख एंटीबॉडी किट आ गई हैं। होपफुली इससे हमारा ये जो क्वारंटाइन वाला प्रोसेस है 48 घंटे, इस मारे भी लग रहा है कि RT-PCR का जो टेस्ट हो रहा है उसमें टाइम लग रहा है 2 से 3 दिन, वो भी कट शॉर्ट होगा और 5-6 घंटे के अंदर हम होपफुली इन पेशेंट की रिजल्ट ला के हम इनको रिलीज भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब बातें दूसरी हैं। सबसे पहला मेरी
सबसे गुजारिश है कम्युनिटी विशेष के जो लीडर हैं, कम्युनिटी हो, इसकी निंदा करें, सिर्फ और सिर्फ निंदा करें। जब एक बात ये पूरे नीचे तक पहुंचेगी वहीं से सबसे ज्यादा असर आएगा। दूसरा, गवर्नमेंट आईएमए में राय साहब खड़े हैं, जो डॉक्टर को प्रोटेक्शन का एक्ट था, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो पहले से लगे होते और हम इन हिंसाओं से जो कि बहुत पहले से चल रही है, ये इवेंट है बट ये कई बार रही है, वो अगर हमारे पास अभी आज एक मजबूत दर्जे पे होती, हम और इससे बेहतर तरीके से निपट सकते। ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार जब इस तरह के मामले सामने आए, इससे पहले हमने देखा कि राज्य सरकार ने ये भी कहा कि रासुका के तहत कार्रवाई होगी जो भी इस तरह के मामले में संलिप्त पाया जाएगा, और ऐसे में हुई भी, रासुका लगाया गया ऐसे लोगों पर जो कि इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि फिर भी लोगों में खौफ और डर नाम की चीज नहीं है, क्यों? दो बात बताऊंगा। डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए सुरक्षा के लिए डॉक्टरों की, और दूसरा कि सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि भारतीय दंड विधान जो इस देश में अपराधों में दंड देने का नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो उसकी धारा 332 और 353 में पहले से ये प्राविधान है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी को मारता है, अटैक करता है, किसी तरह प्रताड़ित करता है, तो गैर जमानती यानी जमानत नहीं होगी, उसे जेल में रखा जाएगा। जी जी जी। अब दूसरा, एक जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई ही है, लेकिन एक जो कारण है कि आप जानती हैं कि पुलिस पर इस प्रकार के हमले होते रहते हैं, और ये जो सुरक्षा की बात डॉक्टर साहब ने उठाई है, सच बात यह है कि जो सुरक्षा आपको देते हैं पुलिस वाले, वो भी तो आदमी ही हैं, और वो भी साथ में थे मुरादाबाद में, और जब ये घटनाएं होती हैं तो उन पर भी पत्थर पड़ते हैं। सच बात यह है कि ये मैडम 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो शुद्ध क्रिमिनल, हिस्ट्री सीटर, वो उनका काम ही है कि पुलिस को देख करके, प्रशासन को देख के, चूंकि उनके बाप दादे से ज्यादातर ऐसे परिवार होते हैं जो हिस्ट्री सीटर परिवार हो जाते हैं। मैंने अपने अनुभव से लंबी सर्विस में देखा कि हिस्ट्री सीटर उसका पिता था, उसका लड़का हिस्ट्री सीटर था, भाई था, यानी क्रिमिनलिटी इन द फैमिली भी देखी गई, और वो उन पर चाहे जैसे भी उनका विरोध करना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, लड़ाई करना उनका काम है। आप वो पकड़े जाएंगे, जेल में बंद होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो क्राइम रिपीट करते हैं। तो इनका तो जो मैंने आपसे कहा कि क्रिमिनल रिफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जेलों में मजबूत करके इनको साइकियाट्रिक इलाज की जरूरत है। और इसके साथ सूर्य प्रकाश जी, इसके साथ क्या नहीं लगता कि जांच एजेंसियों को ये भी पता लगाने की जरूरत है कि कहां कहां पर पत्थरबाजी हुई, कौन इसके पीछे है और कहां कहां पर हो सकती है? क्या इस पर भी बहुत गहनता से जांच करने की जरूरत नहीं है क्या? ये मैडम आपको बताऊं कि पुलिस के रिकॉर्ड में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पहले से ये सब एक्सरसाइज करके दिया हुआ है कि कहां कहां कौन कौन सांप्रदायिक दृष्टि से कट्टरपंथियों के गढ़ हैं, कहां कहां ये काम होता है, कहां होगा, ये भी मालूम रहता है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि अब ये नियम बन गया है कि सभी ऐसे मोहल्लों में जहां जमाती लोग आए थे, ये जो दिल्ली में जमात हुई थी निजामुद्दीन में, मरकज से जो आए थे, वहां विशेष रूप से चेक कर लिया जाए कि भाई वहां पर कोई कोरोना से प्रभावित, संक्रमित, पीड़ित लोग तो नहीं है। तो इसलिए वहां जाना पड़ रहा है, इसीलिए डॉक्टर साहब लोगों को भी जाना पड़ रहा है, इसीलिए पुलिस को भी जाना पड़ रहा है। अब ये मालूम तो है ही वहां पर कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगों का इतिहास कहाँ है और कहाँ कहाँ कट्टरपंथी लोग हैं। अब तो जड़ में हमको जड़ से सुधार करना पड़ेगा, आमूल चूल परिवर्तन, शिक्षा व्यवस्था जिसकी वजह से ये संस्कार बच्चों में डाल दिए जाते हैं कि बाकी सारी दुनिया बेकार है, केवल अल्लाह मियाँ ही सच है। अरे भाई, अल्लाह मियाँ खुद थोड़ी प्रकट होंगे, अल्लाह मियाँ यही लोगों के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं, और इसीलिए डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है कि उनके माध्यम से बीमारी ठीक कराते हैं ऊपर वाले अल्लाह मियाँ या भगवान, जो भी कह लीजिए। तो ये बात फैलाने की जरूरत है और इसको बाकायदा ये ट्रेनिंग कैंप कहिए या शिक्षा की, जो अज्ञानी लोग हैं, मैं जो 4 तरह की बात कर रहा था, एक क्रिमिनल, एक जाहिल जो अज्ञानी अशिक्षित हैं, और तीसरे होते हैं कट्टर
जो ये मान के चलते हैं कि बस हम ही सही हैं, हमारा ही धर्म सही है, बाकी सब दुनिया में फ्रॉड है, झूठे हैं, इन लोगों को और चौथे होते हैं जो नॉर्मल, तो ये जो कट्टर हैं इनका भी बराबर का दोष है। ये भड़काते समझाते हैं, जैसे मौलाना साहब ने कह दिया था कि अरे मर भी जाओगे तो सीधा स्वर्ग जाओगे, जन्नत जाओगे, इससे अच्छी जगह कौन क्या होगी। इस तरह का ये केवल एक मौलाना साहब एक व्यक्ति नहीं है, ये सोच है और ये सोच बहुत सारे लोगों में है। इसलिए इनको सबको जागरूक करने के लिए कि ऊपर वाला आदमियों के, डॉक्टरों के माध्यम से ही आपकी जान बचाता है, खुद नहीं प्रकट होता। बिल्कुल, तो ये भी एक अहम वजह हो सकती है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल राय साहब, सवाल इस बात को भी लेकर है कि अफवाहें इसमें बहुत बड़ी वजह रोल अदा कर रही है क्या? क्योंकि इस तरह के मामले कई मर्तबा सामने आ गए, राजस्थान में भी इस तरह के मामले सामने आए जब ये डॉक्टर्स का कहना था, जो कि डॉक्टर्स की टीम जा रही थी थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, उनसे अभद्रता की गई, जो महिला डॉक्टर थी उनके साथ अभद्रता की गई। गुजरात में मामला सामने आया, उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से सफदरजंग अस्पताल में ये मामला सामने आया है, अफवाहें इसमें कितना बड़ा रोल अदा करती है? देखिए, अफवाहें भी अपना रोल बिल्कुल अदा करती हैं। जब आदमी इस प्रकार की मैसेज फैला देगा, समाचार दे देगा, तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, अभी तो प्रकाश जी कह रहे थे कि कानून है। मैं सब आपको आदरणीय साहब मैं एक चीज बता दूं, कानून है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता कब है? अगर ये कानून होता तो 15 साल से हम सरकार से नहीं लड़ते रहते कि यूनिफॉर्म लॉ चाहिए हमें, असॉल्ट ऑन डॉक्टर एंड एस्टेब्लिशमेंट, वो क्यों नहीं बनाया गया? और दूसरी बात है, जो बेलेबर उसको जाता है 1000 रुपए की जुर्माना, आज की तारीख में 1000 रुपए जुर्माना कोई भी दे देगा। आज देखिए, मक्का मदीना जैसी मस्जिदें बंद हो गई, लेकिन हिंदुस्तान की एक मस्जिद बंद नहीं हो रही है। वहां पे कहते हैं थूकने पर 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, यहाँ पे आप नुकसान किसी को जुर्माना लगा के देख लीजिए। तो यहाँ की मानसिकता ही खत्म हो चुकी है। इन लोगों ने इतना वहशी बना लिया है, जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान कोरोना से जीते। उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस बात के ऊपर है कि हिंदुस्तान को कोरोना की धकेल दिया जाए, ताकि जितनी भी कैजुअलिटी होती है होए। और वो हैरान है, इससे 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भारत, जिसके अंदर आज तक सिर्फ 12,000 केस हुए, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर जिस आदमी को अपनी चिंता है, ये तो एक तरह की जिहादी बन गए हैं। अरे उनको पता है कि तुमको कोरोना है, कोरोना का इलाज तेरा इलाज ही कराना पड़ेगा, कोई जांच भी नहीं करवाना चाहते, वो दूसरों को जाके कर रहे हैं, सड़कों पे थूक रहे हैं, डॉक्टरों पे थूक रहे हैं, नर्सों पे थूक रहे हैं। तो ये आप उसको क्या कहेंगे? साजिश। ये एक तरह की साजिश है। सरकार को, इंटेलिजेंस को इस चीज को पता लगाना पड़ेगा कि ये साजिश देश में कैसे पनप रही है। नहीं, ये साजिश कौन कर रहा है? ये साजिश कौन कर रहा है राय साहब? ये साजिश से कि ये सरकार का काम है पता लगाना, कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति देश के हित में नहीं है, जो देश का देशभक्त नहीं है, तो उसको आप किस संज्ञा में रखेंगे? गद्दार कहेंगे। और गद्दारों की कहाँ जगह होती है? जिसको हर कानून जानता है। लेकिन हमारे यहाँ के कानून इतने ढीले हैं कि आप कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर जाके एक लफ्ज बोल के दिखा दे, पता लग जाएगा। हमारे यहाँ आजादी है, मर जाए। शाहीन बाग को 3 महीने तक सड़क को घेरा रखा और कोई कानून नहीं था। अगर उस वक्त 3 महीने का जो 3 महीने तक वो शाहीन बाग की जो सड़क बंद रही है, अगर 3 दिन के अंदर खोल दी जाती तो इनको एक मैसेज मिल जाता कि भैया सरकार इस वक्त सख्त है। सरकार ने उस वक्त सख्ती नहीं दिखाई, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। राय साहब, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले सूर्य प्रकाश जी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि लोगों में इस बात का भी डर है, खौफ है कि अगर उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, उन्हें यहाँ से ले जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम, तो उसके बाद हो सकता है कि उन्हें जनसंख्या नियंत्रण के तहत ऐसा कोई इंजेक्शन ना लगा दिया जाए जिससे कि आगे उनके जो बच्चे हैं वो ना हो पाए, या फिर जो इंफॉर्मेशन उनसे मांगी जा रही है वो कई NRC के लिए इस्तेमाल ना कर ली जाए। क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों को इस तरह से गुमराह किया गया है, लोगों को इस तरह से गफलत में डाला गया है कि वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अपने जहन में लेके बैठे हैं कि सरकार अगर कुछ भी कर रही है तो वो उसके विरोध में ही है? आपका सोच बिल्कुल ठीक तरफ जा रहा है कि इस प्रकार के कुछ हमारे मुल्ला मौलवियों ने, धर्म के प्रचारकों ने इस प्रकार का मैसेज अपनी कम्युनिटी को दे रखा है कि अगर डॉक्टर तुमको लेने आते हैं, पुलिस लेने आती है, तो मत जाओ भैया, चुप जाओ। वो क्वारंटीन में नहीं, तुमको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे।
तो इस प्रकार की अफवाहें उन लोगों ने फैला रखी हैं। जब हमारे मोहम्मद साहब जिनकी बहुत हम इज्जत करते हैं, तो ओपनली टेप के ऊपर बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की डॉक्टर के पास, ये तो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो इस प्रकार की जो समाचार दे रहे हैं, जो न्यूज फैला रहे हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। तो सवाल जहां पर एजुकेशन नहीं है, जहां पर कट्टरपंथी है, वो उनकी बात को मानते हैं। एजुकेशन नहीं है इसलिए उनकी बात को मानते हैं। पढ़ा लिखा मुसलमान इस चीज को समझता है। मुसलमान डॉक्टर को भी तो वो मार रहे हैं, ये नहीं मैं कहना चाहता कि सिर्फ दूसरों को मार रहे हैं, मुसलमान डॉक्टर को भी मार रहे हैं। तो उनकी तो एक जहालत है उनके अंदर, वो नहीं चाहते कि देश के अंदर हम किसी तरह से शांति बनी रहे, वो शांति को भंग करना चाहते हैं। डॉक्टर विबुध, क्या इस बात को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक पॉजिटिव शख्स जो पाया गया था मुरादाबाद में, सरताज नाम का शख्स, उसकी 2 दिन पहले की मौत हो गई है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव था। उसके साथ ही साथ अभी राय साहब भी बता रहे हैं कि 2 लोग और पॉजिटिव है और ना जाने अभी कितने लोग वहां पे पॉजिटिव होंगे। लिहाजा ये भी एक वजह है कि वहां पर पत्थरबाजी इस कदर की गई है कि कहीं सभी को ले जाकर क्वारंटीन में ना रख दे। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक शख्स की तो मौत हो चुकी है, कई लोग और ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव वहां पर हो सकते हैं। तो क्या वो अपने साथ साथ आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? क्या ये क्यों नहीं समझ आ रहा उन्हें? कोरोना से लड़ाई में नेहा हमको ये समझना पड़ेगा, 3 मूलभूत सिद्धांत हैं, आइसोलेशन, टेस्ट और ट्रीट। अगर आपने पहले दोनों मूलभूत सिद्धांत आइसोलेशन के अगेंस्ट में करा, कुछ टेस्ट के अगेंस्ट में किया, तो आप दुनिया जहान की तो भूल जाइए। आप अपने आसपास वाले, आप अपने परिवार के बहुत ही नजदीकी लोगों को और आपके जानने पहचानने वाले जो आपके निकट रहते हैं, उनकी सबसे पहले इस बीमारी से दिक्कत आने की संभावना होगी। सेकंड एस्पेक्ट, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया और आपके सिम्टम हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जैसे अधिकांश मरीज हमको यूपी में इस वक्त दिख रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमको उनके कोरोना के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। सो हमको समझना पड़ेगा इस बात को कि जो बीमारी का मूलभूत सिद्धांत है, आइसोलेशन, टेस्ट और ट्रीट, ये बातें आपस में लड़ने का नहीं है। ये समय किसी को हम उसके जो चीजें 15-20 साल में होती हैं उसको हम अचानक से महीने भर में नहीं कर देंगे। इस वक्त हमको एक समझदार अप्रोच, एक पढ़े लिखे जैसी अप्रोच अपनानी चाहिए। एक सोसाइटी के चाहे कोई खास कम्युनिटी है, उसके जो इम्पोर्टेंट लीडर हो उनको आगे लाना चाहिए। अक्रॉस द पार्टी लाइन सबको सिर्फ एक बात ये कहनी चाहिए कि हमको आपको इससे लड़ना है। एक माहौल पूरा बनाना चाहिए, जैसा कोई एक मूवमेंट के लिए माहौल होता है वैसा मूवमेंट होना चाहिए। और देश तभी प्रगति करेगा जब आदमी खुद निकल के अपने आप बाहर आएंगे कि भाई मुझे टेस्ट करो, मुझे आइसोलेट करो, मुझे ट्रीट करो। इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। वही बात जो डॉक्टर राय कह रहे थे, मैं शुक्ला जी को बताऊं कि गवर्नमेंट का जो नियम है डॉक्टर के अगेंस्ट में जो असॉल्ट के ऊपर, उसको मजबूत बनाने का ये सबसे अच्छा वक्त है। ये 1000 रुपए के फाइन वाला वक्त नहीं है, इसमें एनएसए और उस तरह के एक्ट लगाने का वक्त है, जो कि गवर्नमेंट एकदम सही कर रही है। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, ऐसा कौन सा कदम उठाया जाए, ये सरकार ऐसा क्या करे, पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह के मामलों पर रोक लगे? सबसे उपयोगी कदम ये होगा जो तात्कालिक रूप से किया जा सकता है कि ये सारा पुलिस विभाग को मालूम है, प्रशासन को मालूम है कि कौन कौन से मोहल्ले हमारे ऐसे हैं जहां ये पथराव हो सकता है, ये मालूम है। तो वहां पर जो धार्मिक नेता हैं मुस्लिम बिरादरी के, उनको बुला करके विश्वास में लेकर, जैसे हम लोग जब ज्यादा प्रॉब्लम होती थी तो उनको पुलिस की गाड़ी में बैठा लेते थे जो मौलाना थे, और गाड़ी में बैठा के उन्हीं से मोबाइल लाउड स्पीकर पर बुलवाते थे कि असलियत ये है। तो मौलाना साहब की बात को ज्यादा वो लोग समझते मानते हैं बजाय पुलिस और प्रशासन के। तो उनको बुला करके पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में बैठा करके, और जब उन एरिया में तलाशी लेने जाएं, चेकिंग करने जाएं या नमूना लेने जाएं, तो पहले आगे आगे उस मोहल्ले के जो सभासद हैं, वहां के प्रधान हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उनको साथ में लेते जाएं। और जब वो मौजूद रहते हैं तो कोई पत्थर नहीं फेंका जाता, वो जान जाते हैं कि फलाने हमारे मोहल्ले के इंचार्ज आए हैं, फलाने मौलवी साहब आए हैं साथ में, तो ये नहीं होता है। तो ये प्रिकॉशन ले लिया जाए।
और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे उनकी बात को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर ये कानून बना है तो फिर ये क्यों घटनाएं हो रही हैं। बात बिल्कुल सही है कि कानून बना है, लेकिन इसलिए हो रही हैं कि अभी देश में त्वरित दंड और निश्चित दंड की व्यवस्था कमजोर है। यानी कि न्यायिक सुधार वाला जो काम है कि जैसे ही कोई घटना हो 15 दिन या महीने भर के अंदर उसका दंड हो जाए। अभी क्या है, वो जमानत करा लेता है मुलजिम और वो 10-10 साल 5-5 साल मुकदमा लड़ता रहता है। अगर जिला अदालत से सजा भी हो जाती है तो अपील कर देता है हाई कोर्ट में, और अपील के बाद वो रिवीजन कर देता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि पेंडिंग रखना बहुत आसान है, तो इस कारण से प्रभाविता नहीं महसूस होती। और अगर जल्दी सजा होने लगे और ये अपील भी तुरंत डिसाइड होने लगे 15 दिन महीना भर के अंदर, तो ये जो दंड है ये खाली डॉक्टरों साहब के मामले में नहीं है, ये सारे मामलों में है कि न्यायिक सजा में विलंब, और विलंब के कारण ये जो प्रभाविता है कानून की वो घट जाती है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह है कि इसमें त्वरित दंड नहीं दिया जाता है। जो कानून बना है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह के जो मामले हैं बार बार सामने आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई निंदनीय है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, और इससे मुकाबले के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। तो एकजुटता दिखाइए और कोरोना को भगाइए। इसी के साथ मुद्दा में इतना है। नमस्कार।